हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध का वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विकास यानी डेवलपमेंट क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विकास संपूर्ण आकृति और रूप में परिवर्तन ही विकास है। देखिए, विकास के अंतर्गत आपका जो शारीरिक परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होती है, वह भी शामिल होती है। तो इसलिए संपूर्ण आकृति में परिवर्तन और रूप में परिवर्तन ही विकास है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। यानी विकास क्या होता है? आपके अंदर जो संपूर्ण प्रकार का जो परिवर्तन होता है, जो अभिवृद्धियां क्या होती है, आपकी जितनी भी वृद्धि होती है, चाहे आपकी मानसिक वृद्धि हो, आपकी शारीरिक वृद्धि हो, आपकी संवेगात्मक बुद्धि हो, आपकी मोटर बुद्धि हो, यानी मोटर यानी गत्यात्मक वृद्धि हो, या आपके संवेगों की वृद्धि हो, इन सभी चीजों में जो विकास होता है, वही विकास के अंतर्गत आता है। इसके कारण बालक की कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। यानी जब आपका विकास होता है, तब आपकी कार्य करने की क्षमता तो बढ़ती है, साथ ही कार्य को सीखने की क्षमता भी बढ़ती है और कार्य को सही तरीके से करने की क्षमता भी बढ़ती है। उदाहरण, पैरों की वृद्धि इसमें शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? इसमें पैरों की वृद्धि शामिल है, अभिवृद्धि है। यानी जो पैरों की वृद्धि होती है, वह अभिवृद्धि कहलाती, किंतु इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता। देखिए, जब आपकी पैरों की वृद्धि होती है, तो आपके हाथों की वृद्धि भी होती है, आपके शरीर के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, उनकी भी वृद्धि होती है। तो ये संपूर्ण चीजें क्या कहलाएंगी? यह विकास कहलाएंगी। इस विकास से ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन आता है। यानी आपकी जो हर प्रकार की शारीरिक वृद्धि होती है, उसकी जो क्षमता होगी, वह विकास के अंतर्गत आएगी। और देखिए, बालक के लिए शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। यानी जो शिक्षा होगी वह बालक की होगी। यानी बालक ही क्या रहता है? सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। शिक्षा केंद्र में नहीं होती, बालक केंद्र में होगा। और बालक को जो समस्याएं जाएंगी, वह बालक में समस्या नहीं होगी, वह आपके पढ़ाने के तरीकों में होगी, क्योंकि कोई अन्य विधि से वह बच्चा सीख सकता है। अतः शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते समय बालक की ओर ध्यान जाता है। यानी जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं और आपके पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है, उस समय बालक ही सेंटर में रहता है, अर्थात शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आज के समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें शिक्षा का हर पहलू बालक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बालक का विकास कैसे होता है, बालक में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए विकास को समझना आवश्यक है। देखिए, बालक कैसे विकास करता है और विकास के दौरान उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसमें विकास के दौरान अभिवृद्धि होती है कि ह्रास होता है, इन सभी प्रकार के परिवर्तनों को समझना ही विकास के अंतर्गत आता है। और देखिए, विकास के संबंध में कहा जाता है कि बालक में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही विकास है। यानी विकास का संबंध क्या होता है? बालक के हर प्रकार के विकास से होता है, और जो विकास होता है वह निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। और जो वृद्धि रहती है, वह एक समय के बाद रुक जाती है, परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। तो जो विकास होता है वह क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, और उसमें जो प्रगति होगी वही विकास कहलाएगा। बालक परिपक्वता और अधिगम के आधार पर पूर्व में अधिगमित सीखे हुए गुणों अथवा योग्यताओं को परिमार्जित करता है। देखिए, बच्चा शैशव अवस्था से ही सीखना शुरू कर देता है। तो उसने जो ज्ञान प्राप्त किया शैशव अवस्था से, उस पूर्व ज्ञान को वह क्या करता है? उससे सीखता है, उसे समझता है, और उसके आधार पर जीवन जीता है। और उस योग्यताओं को क्या करता है? परिमार्जित करता है, यानी अपनाता है, और उस योग्यता में क्या करता है? वृद्धि करता है। यानी उसका जो नया ज्ञान होगा वह पूर्व के ज्ञान पर आधारित होगा, और उस पूर्व के ज्ञान में वह क्या करेगा? परिवर्तन करेगा, वृद्धि करेगा। अपने भीतर नवीन गुणों और योग्यताओं का विकास करता है। यानी उसके अंदर जो नवीन गुण आएंगे नए ज्ञान के कारण, और जो नई योग्यता आएगी नए ज्ञान के कारण, उसको क्या करता है? विकास करता है, यानी सीखता है। देखिए, हरलॉक महोदय क्या कहते हैं? हरलॉक ने विकास के विषय में लिखा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से। गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता। जैसे कि आप नैतिक मूल्यों को माप सकते हैं? नहीं माप सकते।
आप किसी बच्चे की क्रिएटिविटी को माप सकते हैं? आसानी से नहीं माप सकते। तो विकास की परिभाषा क्रमिक संबंधता पूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। यानी बच्चा जो लगातार अपने अंदर ज्ञान का विकास करता है, साथ ही अपने अंदर लगातार हर प्रकार का विकास करता है, तो उसकी जो श्रृंखला होगी वह विकास के अंतर्गत आएगी। प्रगतिपूर्ण का अर्थ परिवर्तन दिशात्मक होते हैं, यानी उनका एक निश्चित दिशा होती है। यह पृष्ठोन्मुख की अपेक्षा अग्रोमुख होते हैं, यानी जो आपका जो विकास होता है वह पीछे की ओर न जाकर विकास हमेशा आगे की ओर जाता है, यानी अग्रोमुख यानी आगे की ओर बढ़ता है, ना कि विकास आपके पीछे की ओर ले जाता है। ये बात याद रखिएगा। लबाब क्या कहते हैं? विकास का अर्थ परिपक्वात्मक परिवर्तन या परिवर्तनों से है, यानी जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो वह विकास कहलाता है, जो जीवधारी के जीवन में समय के साथ घटित होते रहते हैं। यानी शैशवावस्था में उसका विकास अलग होगा, बाल्यावस्था में उसका विकास अलग होगा, किशोरावस्था में उसका विकास अलग होगा, युवावस्था में उसका विकास अलग होगा, प्रौढ़ावस्था में उसका विकास अलग होगा और वृद्धावस्था में उसका विकास अलग होगा। यानी जो बच्चा है वह जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक विकास करता रहता है। देखो एडरसन क्या कहते हैं 1996 के अनुसार, विकास का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई या योग्यता में कुछ वृद्धि से नहीं है, इसके स्थान पर विकास अनेक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया। देखिए यदि आप सोचते हैं कि विकास केवल व्यक्ति की हाइट बढ़ गई, वजन बढ़ गया या उसकी कुछ योग्यता में वृद्धि हो गई, तो विकास वहां तक सीमित नहीं रहता। विकास अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें शारीरिक वृद्धि तो शामिल होती है, आपकी ऊंचाई शामिल है, आपके वजन शामिल है, आपके अंदर के जो अंग हैं उनका विकास शामिल है, साथ ही आपका संवेग का विकास शामिल है, आपके इमोशनल डेवलपमेंट है, साथ ही आपके संज्ञान के विकास हैं, और इसके अलावा आपके कहना चाहिए सामाजिक विकास है और आपके मेंटल डेवलपमेंट है। ये सभी प्रकार के विकास के अंतर्गत आते हैं, सभी प्रकार के विकास। अब विकास की विशेषताएं क्या हैं? विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है, यानी जो विकास होता है वह निरंतर चलता रहता है और उसमें हर बार कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, यानी प्रगति होती है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं, यानी एक के बाद एक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है, जो परिवर्तन होते हैं विकास के अंतर्गत वो निरंतर होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं। यह परिवर्तन अविराम गति से चलते हैं, यानी जो विकास होता है उसकी गति रुकती नहीं है, इसकी गति हमेशा आगे बढ़ती रहती है। विकास किसी भी विकास अवस्था में सामान्य नहीं होता। देखिए किसी भी अवस्था में सामान्य नहीं होता, यानी हर अवस्था में विकास अपना रूप लेता है। शैशवावस्था में उसका रूप अलग होगा, बाल अवस्था में उसका रूप अलग होगा, किशोर अवस्था में उसका रूप अलग होगा, लेकिन जब जब वह विकास की अवस्था पार करता है तो विकास हमेशा बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी जो विकास होता है वो लगातार बढ़ता रहता है, लगातार प्रगति होती रहती है। क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित होते हैं, यानी आपके जितने भी प्रकार के विकास होते हैं वह एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह परिवर्तन एक दूसरे से अलग ना होकर जुड़े हुए होते हैं, यानी जो परिवर्तन होंगे सभी प्रकार के वह एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और एक दूसरे में परिवर्तन करते रहेंगे और एक दूसरे को बढ़ा भी सकते हैं। यदि आपका एक विकास रुक जाता है तो उसका प्रभाव अन्य विकासों पर भी पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए, विकास परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। देखिए शैशव अवस्था में विकास की गति अलग होगी, बाल्य अवस्था में विकास की गति अलग होगी, किशोर अवस्था में विकास की गति अलग होगी और युवा अवस्था में विकास की गति अलग होगी, यानी हर अवस्था में विकास की गति अलग अलग होती है। विकास की गति गर्भकालीन अवस्थाओं में सर्वाधिक और परिपक्व अवस्था के पश्चात मंद हो जाती है। देखिए जब बच्चा गर्भ में रहता है तब उसका विकास तेजी से होता है, जब वह शैशव अवस्था में होता है तो उसका विकास तेजी से होता है, लेकिन जैसे जैसे वह परिपक्वता को प्राप्त करता जाता है उसकी जो परिपक्व अवस्था पहुंचने पर विकास की गति मंद हो जाती है। देखिए जो विकास होता है वह शैशव अवस्था में और किशोर अवस्था में तेजी से होता है, यह बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद विकास की गति थोड़ी सी क्या होती है? स्लो होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो जाती है, विकास आपका जीवन भर चलते रहता है लेकिन उसकी गति स्लो हो जाती है। विकास के पश्चात व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती है। देखिए जब आपका शैशवावस्था में विकास हुआ तो आप देखेंगे आपकी कोई अन्य विशेषता थी, बाल्यावस्था में कुछ और विशेषता थी, किशोर अवस्था में कुछ और विशेषता थी, यानी विकास
जब भी हर अवस्था में होता है तो उसकी नई विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं और नई क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। अब विकास के क्या रूप होते हैं या विकास के स्वरूप क्या, देखिए। पहला है आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। विकास के द्वारा बालक के शारीरिक आकार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। देखिए, आप देखेंगे कि शैशवावस्था में उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है। बाल अवस्था में विकास थोड़ा स्लो हो जाता है लेकिन उसकी हाइट फिर भी बढ़ती है, उसका वजन भी बढ़ता है। और किशोर अवस्था में विकास तेजी से होता है, जिसमें वह अपनी हाइट को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करता है, उसका वजन बढ़ता है और उसके अन्य संवेग भी बढ़ते हैं, यानी विकास होते हैं। देखिए, आकार में होने वाला परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे लंबाई या भार। आप देखेंगे कि शैशव अवस्था में बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, जल्दी चलते हैं, जल्दी बैठते हैं, जल्दी उठते हैं, लेकिन बाल अवस्था में यह विकास थोड़ा स्लो हो जाता है और किशोर अवस्था में यह तेजी से दिखाई देता है। ठीक है। अब देखिए, अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन। बालक के शरीर का विकास एक अनुपात में होता है, समस्त शारीरिक अंग एक निश्चित अनुपात में होते हैं। देखिए, बच्चा जब जिस भी अवस्था में होता है उस अवस्था के दौरान उसके शरीर में उस अनुपात के अनुसार ही विकास होता है, यानी आपके उस शैशवावस्था में आपका विकास अलग तरीके से होगा, बाल अवस्था में आपका विकास अलग तरीके से होगा, किशोर अवस्था में आपका विकास अलग तरीके से होगा और हर अवस्था में इनका क्या रहता है, एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, यानी एक अनुपात के अनुसार ही उस अवस्था में वह बढ़ती है उनकी साइज। अब है पुरानी संरचना में परिवर्तन, चेंज इन ओल्ड फीचर्स। विकास के क्रम में बालक की पुरानी शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। देखिए, जब बच्चे का विकास होता है तो आप देखते हैं उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही जो दूध के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, पुरानी संरचना होती है और उसके बदले क्या होती है, नई संरचना, यानी उसके स्थायी दांत आने लगते हैं। तो ये क्या है, पुरानी संरचना का लोप हुआ और नई संरचना आई। जैसे बच्चे की दाढ़ी मूंछ आना, यह भी क्या है, नई संरचना के अंतर्गत आएगा। साथ ही जो बच्चे के बाल रहते हैं वो स्थायी बाल आ जाते हैं, यानी परिपक्व बाल आने लगते हैं। तो ये क्या है, पुरानी संरचना में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। आवाज में परिवर्तन आप देख सकते हैं। तो ये क्या, पुरानी संरचना से नई संरचना में जाना इन परिवर्तनों के अंतर्गत आता है। अब देखिए, नवीन गुणों की प्राप्ति विकास द्वारा पुरानी संरचना में परिवर्तित होती है और वही नवीन गुणों को प्राप्त करती। देखिए, जो विकास होता है जहां पुरानी संरचना परिवर्तित होती है वहीं पर नवीन गुणों की प्राप्ति भी होती है। जैसे दूध के दांत टूटकर नए दांत आते हैं। बच्चों के आप बाल देखते होंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाल अलग प्रकार के होते हैं, ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाल स्थायी आने लगते हैं। साथ ही उसकी आवाज में परिवर्तन भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, नवीन गुणों का आगमन इनके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत। अब देखिए, विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के कौन कौन से सिद्धांत। और यह बात याद रखिएगा कि सीटीईटी में यह क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को मिलेगा। तो पहला, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया सदैव निरंतर गति से चलती रहती है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से विकास शुरू होता है और जब तक व्यक्ति बूढ़ा होकर मर नहीं जाता तब तक उसका विकास होता रहता है। मानव जीवन के कुछ वर्षों में विकास तीव्र गति से होता है। देखिए, शैशवावस्था में विकास तेज होता है, बाल अवस्था में विकास स्लो हो जाता है और किशोर अवस्था में भी विकास तेजी से होता है। कुछ में विकास की गति धीमी होती है, जैसे बाल अवस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, यानी जो विकास है वह हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यह बात याद रखिएगा, यानी जो विकास है वह निरंतर चलता रहता है। दूसरा क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। बालक के विकास का एक क्रम होता है। जन्म के समय बालक केवल रोना जानता है। 6-7 महीने के बाद वह पा, माँ, बा आदि शब्द अपने माता पिता के लिए प्रयोग करने लगता है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तब वह रोता है। जब बच्चा 2-3 महीने का हो जाता है तो आप देखेंगे वह कुछ प्रकार की क्रिया करने लगता है, यानी कुछ आवाजें निकालने लगता है। जब बच्चा 6-7 महीने 8 महीने का हो जाता है तब बच्चा मामा पापा, मतलब मम्मा पापा ऐसे बोलने लगता है। जब बच्चा 1.5-2 साल का हो जाता है तब मम्मा पापा, पानी, मम्मम, हप्पा इस प्रकार के शब्द बोलने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक का गामक यानी मोटर
और भाषा संबंधी विकास निश्चित क्रम में होता है। यानी जो बालक है उनका मोटर यानी गत्यात्मक विकास होगा। मोटर से गामक विकास से ताल्लुकात है उसके शारीरिक मांसपेशियों में वृद्धि होना, शारीरिक मांसपेशियां मजबूत होना, चलना, दौड़ना, कूदना, ये मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। और भाषा संबंधी विकास कैसे किसे कहेंगे, जैसे मम्मा, पापा, मम्मम या हप्पा, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेगा। बिल्ली, अंगूर, पर वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है बच्चा। ठीक है, ये अवस्था शुरू हो जाती है 1.5 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के अंतर्गत। आप देखेंगे 2 वर्ष का बच्चा बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करने लगता है और हर दिन हर महीने वो कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। डिगलस और हॉलैंड के मत अनुसार प्रत्येक के विकास की गति भिन्न होती है। देखिए 2 बच्चे समान रूप से विकास नहीं करते हैं, दोनों बच्चे अलग अलग प्रकार से विकास करते हैं। कुछ तेजी से विकास करते हैं, कुछ मंद गति से विकास करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि, लिंग, वातावरण आदि का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। देखिए बालक के विकास पर डीएनए का प्रभाव पड़ता है, उसके बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, उसके लिंग का प्रभाव पड़ता है और उसके आजू बाजू के एनवायरमेंट यानी वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। एक ही आयु के 2 बालक में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में अंतर होता है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप 2 जुड़वा बच्चों को देख लीजिए कि उनके अंदर शारीरिक विकास अलग होगा, मानसिक विकास अलग होगा, सामाजिक विकास अलग होगा। आप अपने घर में अपने भाई बहन को देख सकते हैं, दोनों भाइयों दोनों बहनों को या भाई बहन को देख सकते हैं कि उनका शारीरिक विकास अलग है, उनका मानसिक विकास अलग है और उनका सामाजिक विकास भी अलग है। तो एक बच्चा बुद्धिमान होगा, मैच्योर होगा, तो दूसरा बच्चा कम बुद्धिमान होगा और कम मैच्योर होगा, जो कि आपको घर में देखने को मिल सकता है 2 भाई बहनों में। ठीक है, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ही प्रभाव, यानी ये क्या कहलाती है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। अब देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत, जो क्वेश्चन आपको हर बार सीटीईटी में देखने को मिलेगा। द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। मानव विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर चलता है। जन्म लेने के पश्चात प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर को उठा पाता। देखिए जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो बच्चा जब 1 माह या 2 माह का हो, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह का हो जाता है, तो केवल वह अपने सिर पर ही काबू कर पाता है। ठीक है, यानी सिर को ही हिला पाता है, अपनी गर्दन को आजू बाजू ही हल्के तरीके से कर पाता है। 3 माह में वह अपनी आंखों पर नियंत्रण कर लेता है। 6 माह में वह अपने हाथों की गति करने लगता है। यानी अब जब वह हाथों की गति करने लगता है, यानी जो उसका विकास है वह केंद्र से क्या हो गया, बाहर की ओर हो गया। और 1 वर्ष में स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है। यानी जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तब वह चलने लगता है घिसट घिसट कर, यानी उसको क्या कहते हैं, घुटनों के बल चलने लगता है। गर्भ अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ व टांगों का विकास होता है। यानी जो बच्चे का गर्भ में भी सबसे पहले किसका होगा, सिर का विकास होगा। और जब वह 1 सप्ताह 2 सप्ताह का हो जाएगा तो वह अपने सिर पर ही क्या कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। तो इसमें 2 सिद्धांत हैं, एक सिर से पैर की ओर का सिद्धांत है और दूसरा सिद्धांत सेंटर से बाहर की ओर है। यानी आप देखेंगे कि बच्चे के सबसे पहले बीच के दांत आते हैं, फिर उसके बाद बाहर के दांत आते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले बच्चे का सेंटर का विकास होता है, यानी रीढ़ की हड्डी का पहले विकास होगा और उसके बाद उसका विकास बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, अब 5वां पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। हरलॉक के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। जैसे आप भारत के बच्चे को देखिए, आप अमेरिका के बच्चों को देखिए, दोनों का विकास एक ही प्रकार से होगा, एक ही अवस्थाओं में वह वैसी क्रियाएं करेंगे। दूसरा, आप इंडिया के शेर को देख लीजिए और आप अमेरिका के शेर को देख लीजिए, दोनों का विकास भी समान होगा। यानी उनका जो विकास होता है जाति के अनुरूप होता है। यानी जैसे मानव जाति का विकास के सभी बच्चे एक रूप में क्या करेंगे, विकास करेंगे। शेर के जहां भी शेर होगा वह एक ही रूप में क्या करेंगे, विकास करेंगे। बालक चाहे ब्रिटेन में पैदा हो चाहे भारत में, उसका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, सामाजिक आदि विकास समान रूप से होता है। ठीक है, यह बात समझ गए। अब देखिए 6वां पॉइंट है एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत कई बार आपसे पूछा जाता है सीटीटी के पेपर में। द
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशनशिप क्या होता है देखिए, प्रत्येक बालक पहले अपने शरीर के पूर्ण और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। यदि आप बच्चे को देखेंगे तो बच्चा पहले अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, उसके बाद वह फिर उंगलियों का इस्तेमाल कर पाता है। आप देखेंगे बच्चा पहले अपने पूरे पैरों का इस्तेमाल करता है, फिर उंगलियों पे खड़ा होना, पंजों के बल चलना सीखता है। देखिए, बालक पहले पूरे हाथ को उठाना सीखता है, फिर हाथ की उंगलियों को चलाना सीखता है। ठीक है, इसके साथ साथ बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होता है। देखिए, हर विकास एक दूसरे से संबंध रखता है। यदि कोई एक विकास स्लो होगा तो उसका प्रभाव दूसरे विकास पर भी पड़ेगा। इसी प्रकार क्या होगा, शारीरिक विकास मानसिक विकास से संबंध रखेगा, मानसिक विकास संवेगात्मक विकास से संबंध रखेगा, और संवेगात्मक विकास क्या करेगा, आपके गत्यात्मक विकास से भी संबंध रखेगा। यानी ये जितने भी प्रकार के विकास होते हैं वह एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। अब सातवां क्या है देखिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत। आपको पता होगा जो विकास होता है वह वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, देखिए क्या होता है, मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यानी गुणनफल होता है। यानी जो विकास होता है वो एनवायरनमेंट प्लस हेरिडिटी का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी दोनों का समान समान योगदान देते हैं बच्चे के विकास में। ऐसा नहीं कि केवल वंशानुक्रम के द्वारा ही बच्चे का विकास होगा, केवल वातावरण के द्वारा ही बच्चे का विकास होगा, जबकि दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चे का विकास होता है। वंशानुक्रम मानव विकास की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, जिस सीमा को आगे उसका विकास संभव नहीं हो सकता। देखिए, जो आपकी हेरिडिटी है यानी आपका डीएनए है, वह आपका क्या करता है, आपके विकास की कुछ सीमाओं को लिमिट रखता है। जैसे आपकी हाइट एक कहना चाहिए एक हाइट तक ही बढ़ेगी आपकी मतलब आपकी ऊंचाई। जैसे आपके माता पिता लंबे हैं तो मैक्सिमम चांस होगा कि आपकी हाइट भी आपके माता पिता के ही बराबर होगी। ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा। इसी प्रकार मानव जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसका वातावरण उसकी जन्मजात योग्यताओं को प्रभावित करता है। देखिए, जो वातावरण होता है वह बच्चे की योग्यताओं को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे आप एक गांव के बच्चे को देखिए और एक शहर के बच्चे को देखिए, शहर के बच्चे को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं इसलिए उसका विकास ज्यादा होता है, गांव के बच्चों को कम सुविधाएं मिलती है इसलिए उनका विकास ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। पर चूंकि गांव के बच्चे क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, तो आप देखेंगे कि गांव के बच्चे शारीरिक रूप से ज्यादा हष्ट पुष्ट होते हैं और शहर के बच्चे ज्यादा हष्ट पुष्ट नहीं होते। इसका कारण क्या है, इसका कारण है एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी वातावरण। अब देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास को क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं। देखिए, पहला, बालक के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कुछ कारक ऐसे होते हैं जो बालक को स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और कुछ कारकों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं से बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। इसी प्रकार कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ कारक पारस्परिक अंतःक्रिया बालकों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए, जो आपकी हेरिडिटी होगी वह स्वतंत्र रूप से आपको क्या करेगी, प्रभावित करेगी, जबकि एनवायरनमेंट क्या होगी, आपसे क्या करेगा, एनवायरनमेंट भी आपको पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा विकास करेगी। यानी जो हेरिडिटी होगी वह स्वतंत्र रूप से आपको प्रभावित करेगी और जो वातावरण होगा यानी एनवायरनमेंट होगा वह पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा आपको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, अब देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले निम्न प्रकार से हैं, यानी कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला है वंशानुक्रम यानी डीएनए, हेरिडिटी। डिक मेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। यानी जो डीएनए होता है बालक के जन्म से ही उसके अंदर पाया जाता है और उसको प्रभावित करता है उसका वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। देखिए,
जैसे आप देखेंगे यदि माता पिता हष्ट पुष्ट हैं तो मैक्सिमम चांस होगा कि बच्चे भी अच्छे हष्ट पुष्ट होंगे, पहला कारण। दूसरा, यदि माता पिता की हाइट लंबी है तो मैक्सिमम चांस होगा कि बच्चों की हाइट भी लंबी होगी। और कुछ केस में ऐसा होता है कि माता पिता तो इंटेलिजेंट होते हैं पर बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते। और कई मामलों में आपने ये भी देखा होगा कि कुछ माता पिता इंटेलिजेंट नहीं होते लेकिन उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो यह आपको आप देखेंगे कि वंशानुक्रम क्या करता है, आपको डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। और देखिए, इन वंशानुक्रम तत्वों को प्राणी की संरचना और क्रियात्मकता से संबंधित संपत्ति और ऋण समझना चाहिए। जैसे मैंने बताया, यदि माता पिता की हाइट लंबी है तो मैक्सिमम चांस होगा कि बच्चे की हाइट भी उनके माता पिता के बराबर ही होगी, क्योंकि इन्हीं तत्वों की सहायता से प्राणी अपने विकास की जन्मजात और अर्जित क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। यानी जो माता पिता में शारीरिक क्षमताएं होंगी वो क्षमताएं बच्चों में भी आने की संभावना पूरी तरीके से रहती। जैसे प्राणी का रूप, रंग, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं जैसे बुद्धि, तर्क, स्मृति व अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम के द्वारा होता है। जैसे मैंने बताया, यदि माता पिता गोरे हैं तो मैक्सिमम चांस होगा कि बच्चे भी गोरे होंगे। माता पिता की यदि हाइट लंबी है तो मैक्सिमम चांस होगा कि बच्चों की हाइट भी अपने माता पिता के बराबर होगी। यदि उनके अंदर कोई और शारीरिक विशेषताएं जो डीएनए से जुड़ी हुई हैं तो वह विशेषताएं भी बच्चों के अंदर आएंगी। यदि माता पिता इंटेलिजेंट है तो मैक्सिमम चांस है कि बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। यदि उनके अंदर अन्य मानसिक क्षमताएं या योग्यताएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिन्हें यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे जितना पता है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। यदि उनके अंदर अन्य प्रकार की मानसिक योग्यताएं हैं तो मैक्सिमम चांस होगा कि उनके अंदर भी यह योग्यताएं मिलेंगी। आप कई बार देखते होंगे कि माता पिता की हाइट अच्छी है पर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, तो कई बार आपको ये खामी देखने को भी मिल सकती है। ठीक है। और देखिए, वंशानुक्रम का प्रभाव जीवन के प्रारंभिक के समय अर्थात गर्भाधान के समय से ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। देखिए, जो डीएनए होता है वह जन्म से तो प्रभावित करता है, साथ ही पूरे जीवन भर भी प्रभावित करता है। अब आप कहेंगे डीएनए से क्या होगा, तो देखिए, डीएनए से कई बार माता पिता से बीमारियां बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे एचआईवी, कई बार एचआईवी बच्चों को हो जाता है जन्म के समय। शुगर बच्चों को जन्म के समय हो जाती है यदि उनके माता पिता को है। या कई बार यदि माता पिता को माइग्रेन है तो बच्चों को भी माइग्रेन की संभावना देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हेरिडिटी यानी डीएनए बच्चों को प्रभावित करता है। देखिए, माता के रज और प्रता के वीर कणों से बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन्स भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं और जीन्स वंशानुक्रम के वाहक हैं। अतः एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। देखिए, दो बच्चों में भिन्नता क्यों दिखाई देती है? डीएनए के कारण, जीन्स के कारण। एक बच्चा गोरा होगा तो एक बच्चा सांवला होगा, एक बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो एक बच्चा कम इंटेलिजेंट होगा। लेकिन इन्वायरमेंट भी उसे बहुत प्रभावित करेगी, यानी वातावरण भी उसे बहुत प्रभावित करेगी। वातावरण उसके अंदर उसकी जो गुण है उसकी बढ़ोतरी करने में क्या करेगी? मदद करेगी। देखिए, यह भिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन है। प्रतिगमन के नियम लॉ ऑफ रेग्रेशन के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि की हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए, वातावरण कैसे बच्चों को प्रभावित करता है। अभी तक आपने देखा कि हेरिडिटी, डीएनए, जीन्स बच्चों को प्रभावित कर रहे थे। अब वातावरण बच्चों को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, वातावरण में वह सभी बाह्य शक्तियां, प्रभाव और परिस्थितियां आदि सम्मिलित हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा यदि अमेरिका का है और एक बच्चा इंडिया का है तो अमेरिका के बच्चे का विकास ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। जबकि इंडिया के बच्चे का विकास कई बार उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ का कई बार एनवायरनमेंट बहुत ही विविध देखने को मिलता है आपको। ठीक है। जैसे गांव के बच्चे और शहर के बच्चों का अंतर सबसे अच्छा है। यदि गांव के बच्चों को शहर के बच्चों के बराबरी यदि अच्छा वातावरण मिलेगा तो गांव के बच्चों का भी क्या होगा? विकास शहर के बच्चों के बराबर ही होगा। ठीक है। देखिए, जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अब भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार का वातावरण बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। देखिए,
बच्चों को जो भौतिक चीजें दी जाएंगी, भौतिक चीजें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप उनको खाना दीजिए, आप उनको अच्छी किताबें दीजिए, अच्छा स्कूल दीजिए, और उनको मनोवैज्ञानिक चीजें दीजिए, जैसे उनको मोटिवेट करिए, उनको अच्छी बातें करिए, उनको हमेशा यह फील ना होना चाहिए कि तुम अच्छे नहीं हो। यदि इस प्रकार के यदि आप मनोवैज्ञानिक वातावरण देंगे तो बच्चों का क्या होगा, तेजी से शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा और उनको प्रभावित भी करेगा। अब अन्य क्षेत्र क्या है, अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। देखिए, यदि घर का वातावरण पॉजिटिव है, घर का वातावरण अच्छा है, तो बच्चे का विकास तेजी से होगा। यदि घर का वातावरण दूषित है, बच्चे को हमेशा गलत बोला जाता है, बच्चे को हमेशा डीमोटिवेट किया जाता है, नेगेटिव बोला जाता है, तो वह बच्चे के विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अब देखिए भोजन, जैसे मैंने बताया, भोजन बच्चे के हर प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। बालक के विकास के लिए भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। दोषपूर्ण दंत, चर्म रोग तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का कारण शैशवावस्था एवं बाल अवस्था में दिए जाने वाले घटिया भोजन में ढूंढा जा सकता है। देखिए, यदि आप बच्चों को जन्म से ही अच्छा भोजन देंगे तो बच्चे का शारीरिक विकास भी अच्छा होगा और मानसिक विकास भी अच्छा होगा। जैसे आप देखेंगे कि अफ्रीका के कुछ कंट्रियों में बच्चों में बहुत ज्यादा बीमारियां पाई जाती है, क्योंकि उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, वह कुपोषित हैं। अब इंडिया में ये स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। अब इंडिया में बहुत सारे लोगों को अच्छा खाना मिलता है। आप देखते हो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में उसे हर महीने टीके लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि बच्चा को कोई बीमारी ना हो और बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो। दूसरी ओर जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, वह बच्चों के लिए और माँ के लिए क्या करती हैं, भोजन देती हैं, वो पैकेट देती हैं खाना वाला। क्यों देती हैं? ताकि आपके अंदर और बच्चे के अंदर सभी प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स जाएं, जिससे बच्चा क्या हो, किसी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो और बच्चे को कुपोषण ना हो। ठीक है, यह बात आप याद रखिए। देखिए, माँ का आहार, भोजन जितना अधिक पौष्टिक होता है उतनी ही बालक की स्वस्थ होने की संभावना होती है। देखिए, कई बार जब माता प्रेग्नेंट होती हैं और जब माता की गर्भ में बच्चा होता है तो कहा जाता है कि आप अच्छा खाना खाइए, आप ड्रिंकिंग मत करिए, आप स्मोकिंग नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि इसका इम्पैक्ट बच्चे को पड़ता है। ठीक है, उचित शारीरिक विकास के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। यदि माता अच्छा भोजन करेंगी तो बच्चे का वजन जन्म के समय अच्छा होगा, कहना चाहिए बच्चा पौष्टिक तौर पर तंदुरुस्त निकलेगा और हेल्दी निकलेगा। संतुलित भोजन में अनिवार्य तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, चिकनाई यानी फैट है, विटामिन है और खनिज पदार्थों की उचित अनुपात विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा जाता है जब माता प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसे अच्छा खाना पीना दिया जाता है, जिससे बच्चे का जब जन्म हो तो वह तंदुरुस्त निकले। कई बार जब माता पिता अच्छा खाना नहीं खाते या वो गलत हरकतें करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो क्या होता है, बच्चे में बहुत सारी समस्याएं और बीमारी देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे रोग के बारे में, यानी बीमारी कैसे विकास को प्रभावित करती हैं। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। देखिए, यदि बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है जो लंबे समय तक चलती है, 5 साल 10 साल चलती है, तो उसका शारीरिक विकास आपको देखने को मिलेगा कि उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। यदि बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है या उसको जन्म के बाद कोई विकलांगता उसके शरीर में देखने को मिलती है, तो आप पाते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, ना ही शारीरिक विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका उपयोग ढंग से उपचार नहीं किया जाता तो विकास की यह अवरुद्धता प्रौढ़ अवस्था तक अपना प्रभाव छोड़ती है। जैसे अब जैसे एक बीमारी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पोलियो। पोलियो भी एक बीमारी है जिसके कारण बच्चों में विकलांगता जाती है। क्यों बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है? ताकि बच्चों को इस प्रकार की बीमारी ना हो। या फिर यदि आपका बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है और आपको दिमाग में चोट लगती है या शरीर में चोट लगती है, तो उसके कारण भी आपके विकास में समस्या जाती है। जिन बालकों में सामान्य स्वास्थ्य बना रहता है, जिन्हें
बीमारियां कम से कम होती है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्राय सामान्य गति से चलता है। देखिए यदि बच्चा स्वस्थ है और बच्चे को कोई शारीरिक समस्या नहीं है, मानसिक समस्या नहीं है, तो उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। देखिए 5वां क्या है पॉइंट, ग्रंथियों की क्रियाएं। देखिए आपको पता है कि हार्मोन्स शरीर में निकलना बहुत जरूरी है। यदि ज्यादा हार्मोन्स निकलेंगे तो भी समस्या है और कम हार्मोन्स निकलेंगे तो भी समस्या। देखिए आंतरिक रस सावन की ग्रंथियां ग्रैंड्स बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव डालती हैं। थाइमस ग्रंथि अथवा पाइनियल ग्रंथि की अति सक्रियता से बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पड़ती है। देखिए यदि थाइमस ग्रंथि ज्यादा हार्मोन्स दे देगी या पाइनियल ग्रंथि जैसे बोलता है ज्यादा हार्मोन्स दे देगी तो उससे भी बच्चे का विकास प्रभावित होगा। और यदि वह ग्रंथियां कम हार्मोन्स छोड़ेंगी तो क्या होगा, उससे भी विकास प्रभावित होगा। और देखिए बालक काफी आयु तक मानसिक रूप से बच्चा ही बना रहता है, यानी कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे बच्चे की उम्र तो बढ़ती है पर उसकी मानसिक क्षमता नहीं बढ़ती है। और देखिए प्यूटरी ग्रंथि जिन्हें प्रायः मुख्य ग्रंथि या मास्टर ग्रैंड्स कहा जाता है, शारीरिक विकास में बहुत सहायता प्रदान करती है। उनके पूर्ण रूप से सक्रिय न रहने से कर ठिगना रह जाता है। देखिए यदि प्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन्स सही मात्रा में नहीं निकलता है तो क्या होता है, यदि वह ग्रंथि सक्रिय नहीं रहती है तो आप ठिगने रह जाएंगे, यानी आपका कद छोटा रहेगा। ठीक है, और उनके अत्यधिक सक्रिय होने से कद बहुत बढ़ जाता है और शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं में बाधा पड़ती है। पैराथायराइड ग्रंथि रक्त विद्यमान कैल्शियम के स्तर को नियमित रखती है। रक्त में कैल्शियम के अभाव से दांतों व हड्डियों का विकास दोषपूर्ण होता है। देखिए यदि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो उससे भी क्या होगी, आपके शरीर में कैल्शियम की समस्या के कारण, कमी के कारण आपको क्या होगी, हड्डियों में और दांतों में समस्या होगी। देखिए थायराइड ग्रंथियां का अभाव विकृत मूर्ख उत्पन्न करता है। देखिए यदि थायराइड ग्रंथियां भी आपके जीवन में क्या करेंगी, आपको आपको मतलब आपके मेंटल डेवलपमेंट को ज्यादा बढ़ने नहीं देगी। यदि उनकी सक्रिय ज्यादा होंगी तो भी समस्या है और कम सक्रिय है तो भी समस्या है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जीवन में हर चीज बैलेंस होनी जरूरी है शरीर में। ठीक है, अब देखिए 6वां पॉइंट क्या है, बौद्धिकता। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि बुद्धि का निम्न स्तर रुके विकास के कारण होता है और बुद्धि का उच्च स्तर द्रुत विकास के कारण होता है। देखिए यदि बच्चे का विकास स्लो है तो उसकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी, निम्न होगी। और यदि बच्चे का कहना चाहिए विकास तेज है तो उसका बुद्धि का विकास भी उच्च होगा यानी तेज होगा। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे 13 महीने की अवस्था में, औसत बच्चे 14 महीने की अवस्था में और प्रतिभाहीन बच्चे 22 महीने की अवस्था में चलना सीखते हैं। देखिए यदि कोई बच्चा 13 महीने में चलना सीखता है तो वह बच्चा क्या होगा, तेज बुद्धि का होगा। यदि कोई बच्चा 14 महीने की अवस्था में चलना सीख रहा है तो वह औसत बच्चा होगा। लेकिन यदि कोई बच्चा 12 महीने में ही चलना सीख रहा है, 24 महीने में चलना सीख रहा है तो वह क्या होगा, वह होगा प्रतिभाहीन बच्चा। और जड़ बुद्धि वाले बच्चे क्या होंगे, जड़ वाले बुद्धि वाले बच्चे 30 महीने की अवस्था में चलना सीखते हैं। ठीक है, और प्रतिभाशाली बच्चे 11 महीने में, औसत बच्चे 16 महीने में और प्रतिभाहीन बच्चे 34 महीने में और जड़ बुद्धि बच्चे 51 महीने में बोलना सीखते हैं। देखिए यदि आपका बच्चा 11 महीने में बोलना सीख रहा है तो वह प्रतिभाशाली बच्चा है। यदि आपका बच्चा 16 महीने में बोलना सीख रहा है तो वह औसत बच्चा है। यदि आपका बच्चा 34 महीने में बोलना सीख रहा है तो वह प्रतिभाहीन बच्चा है। और यदि आपका बच्चा 51वें महीने में बोलना सीख रहा है तो वह क्या है, जड़ बुद्धि वाला बच्चा है। इनके लिए अलग प्रकार का एजुकेशन रखा जाता है, अलग प्रकार के स्कूल रहते हैं ताकि ये अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। अब देखिए लैंगिक भेद। बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक और अन्य पक्षों के विकास में लैंगिक भेद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों से आकार में कुछ बड़े होते हैं। देखिए जब लड़का लड़की जन्म लेता है तो लड़का लड़की से कुछ सेंटीमीटर ही क्या होता है, लंबा होता है, परंतु लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती और उनमें अपेक्षाकृत जल्दी वयस्कता आती है। यानी जो लड़कियां होती हैं वह लड़कों की तुलना में ज्यादा मैच्योर होती हैं, जल्दी मैच्योर होती हैं। साथ ही वह लड़कों की तुलना में क्या होती हैं, जल्दी
वयस्क हो जाती हैं। ठीक है, लड़कियां अपने पूर्ण आकार को लड़कों की अपेक्षा जल्दी प्राप्त कर लेती हैं। जो लड़कियां होती हैं वह जल्दी बड़ी हो जाती हैं लड़कों की तुलना में, ज्यादा मैच्योर हो जाती हैं लड़कों की तुलना में, ज्यादा समझदार हो जाती हैं लड़कों की तुलना में कम उम्र में। अब देखिए 8वां पॉइंट क्या है, जाति और संस्कृति। अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हुई है कि कुछ जातियों के बालक अन्य जातियों के बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से जल्दी विकसित होते हैं। उदाहरण स्वरूप मेडिटेरियन जातियों के बालक उत्तरी यूरोप के बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से जल्दी विकसित होते हैं। देखिए कई बार आपकी जाति का असर भी आपके शारीरिक और मानसिक विकास पे पड़ता है, और आपकी संस्कृति का भी असर आपके शारीरिक और मानसिक विकास पे पड़ता है। साथ ही आप जिस वातावरण में रहते हैं उसका असर भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे जहाँ जो ठंडा इलाका होता है, आप देखेंगे कि वहाँ के लोग गोरे ज्यादा होते हैं, और जो गर्म इलाका होता है वहाँ के लोग क्या होते हैं, सांवले होते हैं। तो ये वातावरण के कारण भी होता है। अब देखिए विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैंने कैसा पढ़ाया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्ते दोस्तों।